राम राम मित्रों। आप सोचो एक शहर, यहाँ सुबह का दिन बिल्कुल आम था। बच्चे अपना स्कूल पढ़ने जा रहे थे, बाजार खुले हुए थे और लोग अपने घर पर बैठकर चाय पी रहे थे। हर कोने में जिंदगी चल रही थी और फिर अचानक से आसमान से एक चीज गिरती है। ना कोई आवाज आती है, ना कोई वार्निंग आती है, सिर्फ और सिर्फ एक चमक, और इतनी तेज चमक कि पलक झपकते ही सब कुछ खत्म। जमीनें जल गईं, दीवारों पर सिर्फ परछाई रह गईं और हवा में सिर्फ चीखें थीं और रेडियो एक्टिविटी। जंग के इस मोड़ पर फैसला सिर्फ जीत का नहीं था, फैसला था एक शहर को मिटाने का। और इस फैसले का बोझ आज भी इंसानियत उठाई रही है। अरे हिरोशिमा और नागासाकी दो नाम नहीं, दो जख्म हैं, जिनको दुनिया ने छुपाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन हर साल 6 अगस्त को ये फिर से बाहर आ जाते हैं। यह कहानी है उन शहरों की जो पहले थे फिर नहीं रहे। अरे ये कहानी है उन ब्लास्ट के पहले के पल की और उस पल के बाद बची हुई खामोशी की। यह कहानी है तब की जब इंसान खुद को ही भूल गया। Born by the genius of man, a new age is born in the roar of thunder and the fire of the sun. At 8:15 in the morning of August 6th, the first atomic bomb struck an enemy target. In this instant, Robert Oppenheimer recalls a passage from a sacred book of the Hindu. Now I am become death, the destroyer of worlds. ये कहानी शुरू होती है 1939 में। यूरोप के एक कोने में ऐसी आग भड़की जिसने पूरी दुनिया को जलने पर मजबूर कर दिया। जर्मनी का एक डिक्टेटर हिटलर, उसका सपना था कि वो सुपीरियर रेस का एक एम्पायर बनाएगा। इस सपने को पूरा करने के लिए उसने पोलैंड पर हमला कर दिया और उसी के साथ शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर सेकेंड की। पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ थी जर्मनी, इटली, जापान जो एक्सिस पावर बोला गया, और दूसरी तरफ थी ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और बाद में अमेरिका भी, इसे एलाइड पावर कहा गया। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे जर्मनी यूरोप में तबाही मचा रहा था, तभी जापान है ना, वो एशिया में अपना साम्राज्य फैला रहा था। जापान ने चाइना, मंचूरिया और एशिया के कई रीजनों पर हमला करके अपना कब्जा कर लिया। जापान को रिसोर्सेज चाहिए थी, पावर चाहिए थी और पूरी दुनिया को अपने सामने झुकाना था। पर जब अमेरिका ने जापान को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए, उसने ट्रेड और ऑयल सप्लाई बंद कर दी, तो जापान ने गुस्से में आके इसका जवाब हमले के रूप में। दिन था 7 दिसंबर 1941 का। एक संडे की सुबह थी, सब कुछ बिल्कुल शांत था और फिर आसमान से आए कुछ फाइटर प्लेन। बिना किसी वार्निंग दिए जापान ने अमेरिका की जो सबसे बड़ा नेवल बेस था उसको बर्बाद करवा दिया। जापान के द्वारा अमेरिका के जहाजों को डुबा दिया गया, हजारों जवानों को मार दिया गया और अमेरिका, जिसको पहले वर्ल्ड वॉर सेकेंड में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसको जापान द्वारा मजबूर कर दिया गया वर्ल्ड वॉर में एंट्री के लिए। अब तो अमेरिका भी ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर में आ गया। यह सिर्फ बदला नहीं था, ये थी एक नए चैप्टर की शुरुआत। Unprovoked attack by Japan on Sunday, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. दोस्तों, अब एशिया का जो समुद्र था वो एक नया जंग का मैदान बन गया। आइलैंड से आइलैंड, अमेरिका और जापान के बीच कई खूनी टकरावें होने लगी और हर जीत के साथ बढ़ता जा रहा था अमेरिका का नुकसान। जापान जो हार मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। जापान के पायलट खुद को प्लेन के साथ उड़ा रहे थे। सिविलियन अपने घरों में से तलवार ले लेकर लड़ने के लिए निकल रहे थे। अमेरिका ने देखा, अगर ऐसे ही हम मेनलैंड से जापान पर अटैक करते रहे तो हमारे लाखों सोल्जर मारे जाएंगे और जीत का भी कुछ पता नहीं है। और फिर एक सीक्रेट डिस्कशन हुआ, एक राज बनाया गया दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार का, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अमेरिका के जो टॉप लेवल के साइंटिस्ट थे वो एक मिशन पर लगे हुए थे। एक ऐसा बम बना रहे थे जिसमें इतनी पावर हो कि वो 1 सेकंड में पूरे शहर को उड़ा सके। यह बम बना भी, टेस्ट भी हुआ और सब कुछ तैयार था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, आखिर अमेरिका ने जापान पर एटॉमिक बम क्यों गिराया? क्या ये सच में जंग खत्म करने के लिए गिराया गया था या दुनिया को अमेरिका दिखाना चाहता था कि कौन सुपर पावर है? आखिर हिरोशिमा और नागासाकी को क्यों चुना गया? बम गिराने के अलावा भी तो कई ऑप्शन थे अमेरिका के पास। कई हिस्टोरियन कहते हैं अमेरिका ने ट्राई तो बहुत किया जापान को रोकने का, पर वो बिल्कुल भी हार मानने के लिए रेडी नहीं थे। वो किसी भी हाल में सरेंडर करना ही नहीं चाहते थे। वहाँ की सिविलियन भी आर्मी के साथ लड़ रहे थे और हथियार उठा रहे थे। और फिर आखिर में अमेरिका ने एटम बम पटकने का मन बना ही लिया। रात होती है और प्लेन को रेडी किया जाता है एटम बम के साथ, और सुबह होते ही इंसानियत को मारने के लिए प्लेन टेक ऑफ करता है।
दोस्तों दिन था 6 अगस्त 1945 का। सुबह का वक्त था, लोग चाय बना रहे थे, चाय पी रहे थे और बच्चे अपनी डेली की तरह स्कूल जा रहे थे। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि 1 मिनट में उनका पूरा शहर जल के खत्म होने वाला है। हिरोशिमा एक खूबसूरत जापानी शहर, उसके ऊपर एक आसमान में प्लेन देखा गया। लोगों ने देखा लेकिन उन्हें उसमें कुछ खास नहीं लगा। लेकिन जो उनके ऊपर प्लेन उड़ रहा था ना, वो था एनोला गे नाम का एक अमेरिकन बम्बर प्लेन। उसके अंदर ही रखा था दुनिया का पहला एटॉमिक बम जो किसी शहर पे गिराया जाने वाला था। उसका नाम था लिटिल बॉय। समय लगभग हो रहा था 8:15। उस एनोला गे से लिटिल बॉय गिराया जाता है। ये बम लगभग 43 सेकंड तक हवा में गिरता रहता है। कई लोगों को इसमें से एक चमक, एक धमक दिखती है, लेकिन 43 सेकंड बाद एक होता है। आग लग गई सूरज की तरह। टेम्परेचर लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और जो लोग बम की 1 किलोमीटर रेडिएशन में आते थे ना, वो तुरंत वेपराइज हो गए। 1 सेकंड के अंदर लगभग 70,000 लोग मारे गए। बिल्डिंगें गिर गईं, जमीनें जल उठी और जिंदा लोग आग के पुतले बन गए। अरे हॉस्पिटल खाली हो गए क्योंकि डॉक्टर भी मारे जा चुके थे और रेडिएशन उसका असर तो महीनों तक चलता ही रहा। बाय द एंड ऑफ 1945 हिरोशिमा में लगभग 1,40,000 तक लोग मारे गए। दोस्तों हिरोशिमा के इस बम के बाद दुनिया भी शौक से निकली भी नहीं थी। उसके जस्ट 3 दिन बाद अमेरिका ने एक और बम दाग दिया। उन्होंने पहले टारगेट किया था पोखरा, लेकिन पोखरा में खराब वेदर कंडीशन होने के बाद इस बम को शिफ्ट कर दिया गया नागासाकी पर। यह बम हिरोशिमा वाले बम से ज्यादा पावरफुल था, लेकिन इसने नागासाकी पर कम इम्पैक्ट किया क्योंकि जो नागासाकी थी एक वैली प्लेस थी जो चारों ओर पहाड़ों से घिरी हुई थी, इसलिए उस पर डैमेज स्लाइटली कम हुआ। फिर भी कितना भी कम डैमेज हुआ हो, 60,000 से ज्यादा लोग तुरंत मारे गए और इसकी रेडिएशन महीनों तक फैलती रही, जिससे ये नंबर लाखों तक पहुंच गया और इसने इंसानियत को एक बार फिर से खत्म करने की पूरी कोशिश कर ली। दोस्तों दोनों शहरों में रेडिएशन का इम्पैक्ट इतना ज्यादा हुआ कि महीनों तक कैंसर, इंटरनल ब्लीडिंग और बर्थ डिफेक्ट जैसी प्रॉब्लम बहुत बढ़ती गई। वहाँ पर कोई भी बच्चा हो रहा था, पहले तो उसका चांस पैदा होने का था ही नहीं। अगर वो हो रहा था, वो किसी न किसी डिफेक्ट के साथ हो रहा था। का उसकी नाक ना हो, का उसका कान ना हो, का उसके 2 सिर हो। उस रेडिएशन ने इतना इम्पैक्ट कर दिया कि वहाँ पर नई जनरेशन पैदा तक नहीं हो पा रही थी और इसका इम्पैक्ट लगभग सालों तक चलता रहा। दोस्तों जो एक बम होता है सिर्फ एक धमाका नहीं होता है जिसमें बस आवाज आए, ये वो होता है जो कई जिंदगियां ले जाता है। कईयों के बचपन, कईयों की आस अरमान सब ले जाता है। पर हिरोशिमा नागासाकी ने ये दुनिया को दिखा दिया कि कई बार जो जीत है वो कभी कभी इंसानियत की कीमत पर भी मिलती है और यह कीमत कभी भी छोटी नहीं होती, ये बहुत बड़ी होती है। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा में और 9 अगस्त 1945 नागासाकी में एक ऐसा खौफनाक दृश्य देखा गया जो दुनिया ने पहले कभी ना देखा था, ना ऐसा कभी उनके इतिहास में हुआ था। मात्र कुछ सेकंड में एक चमक और एक धमाका इन्हें ना जाने कितनी जिंदगियों को जलाकर राख कर दिया। हिरोशिमा में 1.4 लाख लोग और नागासाकी में 74,000 लोग 1945 के अंत आते आते बेचारे मारे गए। ज्यादा से ज्यादा जो लोग थे वो बिना किसी वार्निंग दिए, बिना कुछ समझे, बिना कुछ कहे एक पल में ही मार दिए गए। बिल्डिंगें हवा में उड़ा दी गई, जमीनों ने आग उगलना शुरू कर दी। वहाँ के पेड़ पौधे, लोग, उनके सपने, उनका घर और परिवार सब कुछ जलकर कुछ ही सेकंड में भस्म हो गया। और बेचारे जो लोग बच गए उनका दर्द तो और भी ज्यादा गहरा था। पहले तो उनके जलने की घावी उन्हें बहुत ज्यादा दर्द दे रहे थे, फिर उसके बाद उनके बाल भी झड़ने लगे, वॉमिटिंग भी होने लगी और उन्हें ब्लीडिंग और बाद में कैंसर और ऑर्गन फेलियर जैसी बीमारियों से उन्हें पूरी जिंदगी लड़ना पड़ा। रेडिएशन ने अंदर ही अंदर उन लोगों को इतना बर्बाद कर दिया कि कुछ लोग 5 से 10 साल तक कैंसर जैसी बीमारियों से तड़प तड़प के मरते रहे और बेचारे कुछ प्रेग्नेंट महिलाओं ने ऐसी संतानों को जन्म देना शुरू कर दिया जो बेचारी कभी ना बोल पाई, ना चल पाई और ना कभी सोच समझ पाई और ऐसी पूरी जिंदगी वो जीने पर मजबूर हो गए।
and then wham, we got hit by that shock. लेकिन दोस्तों एक सवाल आज भी दुनिया में उठता रहा है, क्या हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटॉमिक बम गिराया गया वो जरूरी था, या मात्र ये एक पावर का दिखावा था कि देखो मैं कितना पावरफुल हूँ, किसी भी देश को सरेंडर करने पर मजबूर कर सकता हूँ, उसको उसके घुटने पर ला सकता हूँ। और फिर इसके अलावा इतिहास के पन्ने और ही कुछ कहते हैं। वो कहते हैं कि 6 अगस्त को हिरोशिमा बिल्कुल तबाह हो गया। उसके जस्ट 2 दिन बाद यूएसएसआर ने जापान पर फुल्ली डिक्लेयर वॉर का ऐलान कर दिया, और फिर उसके जस्ट 1 दिन बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने फिर से एक बम दाग दिया नागासाकी पर। फिर उसके 6-7 दिन बाद 16 अगस्त को जापान ने खुद को सरेंडर कर दिया। 9:05 a.m. The Japanese have been on board exactly 10 minutes. उसने सरेंडर किया यूएसएसआर के इन्वेजन के कारण या अमेरिका के एटॉमिक बम के डर के कारण। और इसके अलावा कई इतिहासकार कहते भी हैं कि यूएसएसआर ने जब वॉर डिक्लेयर किया उसने कहा कि हम दोनों तरफ से जापान पर हमला करेंगे, ईस्ट और वेस्ट। अब जापान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था कि वो सरेंडर के अलावा कुछ कर सके। कि जब यूएसएसआर ने जापान को इन्वेजन करना शुरू किया तो जापान और ज़्यादा नहीं लड़ सकता था, उसके पास और ज़्यादा पावर नहीं थी कि वो दोनों तरफ लड़ाई लड़ सके, वो और ज़्यादा वॉर नहीं कर सकता था। नो डाउट एटॉमिक बम ने साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जरूर डाला, लेकिन सरेंडर करने की शायद वजह यूएसएसआर भी हो सकता है। ये सवाल बहुत ही डिबेट का रहा है कि इसका कारण क्या रहा है, यूएसएसआर या यूएसए। अब दोस्तों आप ये आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके हिसाब से क्या कारण रहा होगा, यूएसए या यूएसएसआर। फिर आखिर में जब यूएस के प्रेसिडेंट से पूछा गया आखिर उन्होंने इतना खतरनाक एटॉमिक बम जापान पर क्यों डाला, तो उसका आंसर देते हुए उन्होंने कहा कि अगर ऐसा वो ना करते तो 10 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते। उन्होंने कहा उसमें हमारे कई लाख अमेरिकन सोल्जर भी मारे जाते, इसलिए 2 लाख लोगों को मारना ज्यादा अच्छा है 10 लाख के कंपेरिजन में। आखिर में मैं ये सोच रहा हूँ यूएस के प्रेसिडेंट होते कौन है ये डिसाइड करने वाले कि 10 लाख लोगों को मारना है या 2 लाख लोगों को मारना है, इन लोगों को मारना है या इन लोगों को मारना है। आखिर उनको ये पावर किसने दी ये डिसाइड करने की कि इतने लोगों को हमें मारना चाहिए, इतने लोगों को नहीं मारना चाहिए। फिर उसके अलावा कई एक्सपर्टिस कहते भी हैं कि अगर अमेरिका बम नहीं डालता तो जापान पहले ही इतनी सारी लड़ाइयां हार रहा था, वो पहले से ही टूट चुका था, वो और ज्यादा लड़ाइयां नहीं लड़ सकता था। उसके पहले से सप्लाई लाइन और फूड सप्लाई लाइन बंद करी जा चुकी थी, इस कारण से जापान के लोग भूख से तड़प रहे थे, मर रहे थे। अगर कुछ महीनों तक उस पर बम नहीं डाला जाता तो वो खुद ही सरेंडर कर देता। और फिर क्या ये अमेरिका के प्रेसिडेंट जो कह रहे थे क्या उन्होंने इससे दुनिया को शांति दी? मेरे हिसाब से तो उन्होंने एक डर का माहौल और ज्यादा पैदा कर दिया एटम बम पटक के। I thought it could be used and made a blessing. I never worried about it being a curse. I wanted a weapon that would win the war, and it did. That's what I was interested in. हिरोशिमा और नागासाकी के बाद बेशक दुनिया रुक गई हो, लेकिन समय धीमे धीमे आगे बढ़ता गया और हमने उन चीजों को इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया। लेकिन आज भी वो धुएं का गुब्बारा और जलते हुए इंसान हमसे कई सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं क्या इंसान ने सच में इंसानियत से कुछ सीखा या नहीं सीखा? जो आज भी दुनिया के पास हजारों न्यूक्लियर वेपन रखे हुए हैं और हर एक हिरोशिमा और नागासाकी से कई ज्यादा गुना ताकतवर और विनाशकारी है। अब आप खुद सोचिए जब एक एटॉमिक बम 1945 में तुरंत बना था और जब वो हिरोशिमा नागासाकी पे पटका गया तो कितने लाखों लोग मारे गए। अब उसी का कंपैरिजन आप करो 2025 से, क्या अब इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, अब वो बम कितना ताकतवर हो चुका होगा, अगर वो अब पटका जाएगा तो कितने करोड़ लोग मारे जाएंगे और कितने स्टेट और देश तबाह हो जाएंगे। हमारा भारत और पाकिस्तान जैसे देश जो अक्सर सीमा पर लड़ते रहते हैं, तो एक चिंगारी एक पहलगाम या पुंछ जैसा अटैक पूरे एशिया को हिरोशिमा बना सकता है। दोस्तों साइंस ने बेशक हमारे हाथ में शक्ति दे दी हो पर वो शायद समझ ना दे सका, इसलिए यह वीडियो सिर्फ एक इतिहास की कहानी का नहीं है, यह एक चेतावनी भी है कि अगर आज हम नहीं जीते तो कल हमारा इतिहास राख और रेडिएशन में लिखा जाएगा। इसलिए हमने 2 लाइन भी लिखी थी, बचपन जला ख्वाब जले सब कुछ जलकर राख हो गया, बचपन जला ख्वाब जले सब कुछ जलकर राख हो गया, एक बम गिरा और इंसानियत शर्मसार हो गया।